हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम गांधी जी का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर गांधी जी की भारत वापसी देखेंगे, गांधी जी का सत्याग्रह देखेंगे जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का योगदान और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाएंगे उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको गांधी जी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखें। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा करके देख सकते हैं। इस वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो वीडियो पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं गांधी जी के सामान्य परिचय के साथ। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके जो दादाजी थे उनका नाम था उत्तम चंद गांधी, जो पोरबंदर के राजा के दीवान थे। और अगर पिता की बात करें तो उनका नाम था करमचंद गांधी। इनका व्यवसाय क्या था? तो ये भी पोरबंदर के राजा के दीवान थे। और करमचंद गांधी जो इनके पिता थे, इन्हीं को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो एसएससी में पूछा गया है कि काबा गांधी के नाम से किसे जानते थे? तो करमचंद गांधी को ही काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का जो विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था, 14 वर्ष की उम्र में। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके पुत्रों के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दूं आपको, हो सकता है आपने पहले ना सुना हो। जो हरिलाल थे ये सबसे बड़े पुत्र थे और इनके गांधी जी से विवाद रहते थे। इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदल करके अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। तो याद रखिए, अब्दुल्ला गांधी नाम किसने रखा था? सबसे बड़े बेटे हरिलाल ने रखा था, लेकिन बाद में ये फिर आर्य समाजी बन जाते हैं। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? तो ये आर्य समाजी बन जाते हैं अब्दुल्ला गांधी। इसके बाद जो मणिलाल थे ये गांधी जी के साथ अफ्रीका गए थे और अफ्रीका में ही बस गए थे। इनके वंशज आज भी वही हैं। और रामदास, गांधी जी को मुखाग्नि किसने दी थी? तो रामदास ने दी थी। जो इनके तीसरे पुत्र थे रामदास, गांधी जी को मुखाग्नि इन्होंने ही दी थी। और इनके पुत्र थे, जो रामदास के पुत्र थे उनका नाम था कानू गांधी। ये गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर थे, यानी जो इनके पुत्र के पुत्र थे, कौन हुए? पौत्र हुए। तो वो गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर थे। कानू गांधी नाम था इनका। और कानू गांधी जो थे, इनकी पत्नी का नाम था आभा गांधी। गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तो इन्हीं की गोद में गांधी जी ने अंतिम श्वास ली थी। किसके? अपनी जो पौत्र वधू है आभा गांधी, कानू गांधी की पत्नी आभा गांधी की गोद में ही गांधी जी ने अंतिम श्वासें ली थी। तो ये चीज आप लोग याद रखें, आपकी जानकारी के लिए है कि रामदास ने गांधी जी को मुखाग्नि दी थी और रामदास के पुत्र कानू गांधी ये गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर थे। इनकी पत्नी आभा गांधी, इन्हीं की गोद में गांधी जी ने अंतिम श्वास ली थी। इसके बाद फिर चौथे पुत्र हैं देवदास। देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। शुरुआत तो इसकी 1924 में हुई थी, लेकिन 1928 ईस्वी में गांधी जी ने इनकी एंट्री करवाई थी इसमें। तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास थे। ये हो गए गांधी जी के पुत्रों का परिचय। एक और पुत्र थे गांधी जी के, 5वें पुत्र, जो गोद लिया था, या फिर ये कहें उनका नाम था जमनालाल बजाज। उन्होंने पिता के रूप में गांधी जी को गोद लिया था, जमनालाल बजाज। तो 5वें पुत्र का भी आप नाम याद रखें, जमनालाल बजाज। गांधी जी के तो 4 ही पुत्र थे, लेकिन जो जमनालाल बजाज थे उन्होंने पिता के तौर पर गांधी जी को गोद लिया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो जमनालाल बजाज का नाम भी आप याद रखें, ये 5वें पुत्र थे। अब हम बात करें अगर गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी पोरबंदर में ही हुई थी, लेकिन 1888 में ये बैरिस्टर बनने लंदन जाते हैं। उसके बाद फिर 1891 में लंदन से वापस आए और बम्बई में वकालत शुरू की। आप लोग बस स्टोरी की तरीके सारी चीज़ें सुनते रहिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जानी है, ठीक है? तो 1888 में ये लंदन जाते हैं बैरिस्टर बनने और उसके बाद 1891 में लंदन से वापस आए और बम्बई में वकालत शुरू की। फिर इन्हें मुकदमा लड़ने का ऑफर मिला अब्दुल्ला कंपनी से। अब्दुल्ला कंपनी जो साउथ अफ्रीका की थी। साउथ अफ्रीका से इनका बुलावा आता है 1 वर्ष के लिए, जिसे गांधी जी स्वीकार कर लेते हैं। और 1893 में गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका जाते हैं शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। तो ये डेट पूछी जाती है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1893 में गए थे। और किस लिए गए थे? तो शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। इसके बाद जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ पर कहाँ गए? तो नटाल के डरबन बंदरगाह पहुँचते हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला जी ने इनका स्वागत किया गांधी जी का, और गांधी जी को प्रथम श्रेणी का टिकट दिया। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए इनको प्रथम श्रेणी का टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के साथ जाती हुई इनके साथ गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पीटर्स मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया जाता है। गांधी जी ने टिकट भी दिखाया कि देखिए मेरे पास टिकट है, प्रथम श्रेणी का टिकट है, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। उन्होंने धक्का देकर के गांधी जी को उतार दिया। ये गांधी जी का बहुत ही बड़ा अपमान था। फिर गांधी जी ने आंदोलन चलाया, प्रथम आंदोलन चलाया गांधी जी ने। प्रथम आंदोलन जो कि असफल रहा। गांधी जी का प्रथम आंदोलन जो साउथ अफ्रीका में चलाया इन्होंने, वो असफल हो जाता है। लेकिन गांधी जी की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती है, गांधी जी को लोग जानने लगते हैं। फिर गांधी जी ने क्या किया? तो 1893 में वहाँ गए। एक वर्ष बाद 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। स्टोरी की तरह सुनते चलिए और ईयर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है, कि एक वर्ष बाद वहाँ पर नटाल कांग्रेस की स्थापना की, नस्ल भेद को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद फिर गांधी जी ने क्या किया? तो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन चलाया, वहीं साउथ अफ्रीका में ही। यहाँ के जो गिरमिटिया मजदूर थे, मजदूरों पर अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, तो ये आंदोलन चलाते हैं गांधी जी। और फाइनली अगर बात करें कि गिरमिट प्रथा ख़त्म कब होती है, तो 1917 में समाप्त होती है गिरमिट प्रथा। आंदोलन चलाया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, लेकिन फाइनली ख़त्म हुई 1917 में। इसके बाद फिर होता है बोअर का युद्ध। बोअर युद्ध जो 1899 से 1902 के बीच में हुआ साउथ अफ्रीका में ही। ये युद्ध हुआ क्यों था, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब याद हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में 2 उपनिवेश थे। जैसे भारत में क्या हुआ, सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया, यानी पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद फिर अन्य कंपनियां आईं। तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में 2 उपनिवेश थे। पहले वहाँ पर डच पहुँचे, फिर अंग्रेज पहुँचे। तो डच जहाँ रहते थे ना, उसे ऑरेंज फ्री स्टेट बोला जाता था। जिस जगह पर डच रहते थे उसे ऑरेंज फ्री स्टेट बोलते थे। और अंग्रेज जहाँ रहते थे उसे नटाल कहते थे। जहाँ पर गांधी जी गए थे उसी क्षेत्र में अंग्रेज रहते थे, उसे नटाल कहते थे, या फिर केप कॉलोनी भी कहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो ऑरेंज फ्री स्टेट था, जहाँ पर डच रहते थे, वहाँ पर डायमंड की माइंस और गोल्ड माइंस मिलना शुरू हो गए जहाँ पर डच रहते थे। अब अंग्रेज क्या किए? तो अंग्रेज उसे हड़पना चाहते थे। अंग्रेजों की मंशा सही नहीं थी, उसे हड़पना चाहते थे। लेकिन गांधी जी कहाँ रहते हैं? नटाल में रहते हैं। नटाल क्षेत्र में कौन है? अंग्रेज हैं। और नटाल क्षेत्र में ही गांधी जी नस्ल भेद को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। फिर गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेज़ों की अगर हम मदद कर देंगे तो अंग्रेज़ हमारी मांग मान लेंगे। वही हुआ भी। गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। अंग्रेज़ राजी हो गए। फिर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 1100 लोगों की एक एम्बुलेंस कोर बनाई और इसमें 39 मुखिया बनाए। 39 मुखिया रखे गए। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। तो जब 39 मुखिया थे ना, अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि उनको 39 लोगों को बोअर पदक दिए जाएंगे। तो पूछा जाता है बोअर पदक कितने लोगों को? 39 लोगों को दिए गए। क्यों दिए गए ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि 39 मुखिया रखे गए थे उस कोर में, उन्हीं लोगों को बोअर पदक प्रदान किया गया। उसमें गांधी जी भी शामिल थे। उसके बाद फिर गांधी जी 1901 में गांधी जी पुनः भारत आए। पुनः भारत आए मतलब गांधी जी पहले भी भारत आ चुके थे, तो पुनः भारत आते हैं गांधी जी। लेकिन गांधी जी को 1902 में गांधी जी को वापस साउथ अफ्रीका बुला लिया जाता है। तो जब गांधी जी 1901 में भारत आए थे पुनः, तब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, भाग लिया था। तो पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो पूछा जाता है गांधी जी ने अध्यक्षता कब की थी, दूसरा बनता है गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिया था। तो याद रखें, जब अध्यक्षता पूछेगा तो 1924 में आगे बताऊंगी। जब पूछा जाए कि गांधी जी ने भाग कब लिया था, तो 1901 में जब गांधी जी भारत आए थे तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, शामिल हुए थे।
फिर 1902 में जब गांधी जी वापस बुला लिए गए, क्योंकि वहाँ पर नटाल में रहने वाले भारतीयों को एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी थी और रजिस्टर कराना पड़ता था, लेकिन अंग्रेज बहुत नखरे करते थे इस काम को करने में। फिर गांधी जी का बुलावा आया इसके लिए, तो गांधी जी वापस गए और इसके लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ पर एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 में पास होता है। गांधी जी इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए गांधी जी को 1908 में गिरफ्तार भी किया गया। तो जो एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 में पास हुआ, इसके लिए गांधी जी आंदोलन कर रहे थे। उसके लिए 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी, याद रखें। साउथ अफ्रीका में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, पहली बार गांधी जी गिरफ्तार किए गए 1908 में, लेकिन फिर जमानत मिल जाती है उनको। और जब जमानत मिल गई तो गांधी जी ब्रिटेन गए और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो वापस आते समय जहाज़ में उन्होंने एक किताब लिखी 1910 में, हिंद स्वराज नाम से। हिंद स्वराज, अंग्रेज़ों ने इस किताब को बैन कर दिया था। ये बहुत अच्छी किताब थी, अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया था। और इस किताब से जो लियो टॉल्स्टॉय थे वो बहुत प्रभावित हुए थे, पढ़ा था उन्होंने, काफ़ी तारीफ भी की थी इसकी। और इसके बाद इससे बैन कब हटा था, तो 1938 में जाकर के इस पुस्तक से बैन हटता है। एसएससी इस पुस्तक से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो याद रखें जब एसएससी ने पूछा था तो पुस्तक का नाम दिया था इंडियन होम रूल, ऑप्शन में तिलक भी दिया था और एनी बेसेंट भी दिया था। तो इस चीज़ को क्लियर रखें आप लोग कि इंडियन होम रूल पूछे या फिर हिंद स्वराज के नाम से पूछे। महात्मा गांधी जी हैं इसके लेखक। गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में, ये भी याद रखें। इसके बाद फिर फाइनली 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी स्थायी रूप से भारत लौट आए। और पूछा जाता है यह किस जहाज़ से वापस आए, तो एसएस सुदीव जहाज़ से गांधी जी वापस आते हैं भारत और बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर आए। और इनके साथ इनका पूरा सहयोगी दल भी था। तो सहयोगी दल को रोकने के लिए क्या हुआ, तो 1915 में अहमदाबाद के कोचरब गांव में सहयोगी दल के लिए सत्याग्रह आश्रम बनाया गया। फिर 1917 में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, साबरमती ले जाते हैं इसको, साबरमती नदी के तट पर, ठीक है। तो 1915 में जब गांधी जी वापस आते हैं, उसी वर्ष याद रखें कि अहमदाबाद में कोचरब गांव में सहयोगी दल के लिए सत्याग्रह आश्रम बनाया गया और 2 वर्ष बाद उसे स्थानांतरित कर दिया गया, साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी 1917 से 1933 तक रहते हैं साबरमती आश्रम में। साबरमती के लिए आर्थिक मदद किसने की थी, तो अंबालाल साराभाई ने की थी। गांधी जी की जो कुटिया थी यहाँ पर, उसे हृदय कुंज कहते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी की कुटिया को हृदय कुंज नाम से जानते थे। यहाँ पर एक अतिथि कक्ष भी था, उसे नंदिनी कहते थे। नंदिनी कक्ष में नेहरू जी और श्री राजगोपालाचारी, टैगोर जी सब लोग ठहरे हैं। तो याद रखें, अतिथि कक्ष को नंदिनी कहते थे और जो गांधी जी की कुटिया थी उसे हृदय कुंज कहते थे। अब जब गांधी जी भारत वापस आए तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब गांधी जी भारत वापस आए तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने और ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की भारतीयों से, जिसकी वजह से गांधी जी की आलोचना हुई। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। भारतीय लोगों ने कहा कि गांधी जी भर्ती कराने वाले सार्जेंट हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी। तो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस से समझ में आ रही होंगी कि 1915 में जब गांधी जी आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। गांधी जी ने भारतीय लोगों से अनुरोध किया कि अंग्रेजों का साथ दें और भर्ती सेना में शामिल हो जाएं, जिसकी वजह से इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। और अंग्रेजों ने इसी की वजह से केसरी हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को 1915 में ही, जिस वर्ष ये आए भारत। फिर गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या सलाह दी कि 1 वर्ष भारत में घूमो, देखो कहाँ पर क्या है, कैसा कल्चर है, कैसी कंडीशन है, सारी चीज़ों को समझो, 1 वर्ष भारत में घूमो। तो गांधी जी माने भी इनकी बात। 1 वर्ष गांधी जी ने भ्रमण किया। गांधी जी की गुरु की बात करें तो इनके 3 गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद रायचंद्र और दार्शनिक गुरु इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को बनाया था। अब गांधी जी के आंदोलन देखते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहाँ से भारत वापस आ चुके। इस बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई वो बता चुकी हूँ। अब गांधी जी भारत आ चुके हैं, 1 वर्ष इन्होंने भ्रमण भी कर लिया। अब इनके आंदोलन देखते हैं। तो गांधी जी के आंदोलन को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्षेत्रीय आंदोलन
और एक राष्ट्रीय स्तर पर जो चले राष्ट्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन में है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन में रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह चलाया था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब राष्ट्रीय आंदोलन है। तो पहले हम लोग क्षेत्रीय आंदोलन देखते हैं, जिसके अंतर्गत है पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था बिहार में। सत्याग्रह क्या है? तो सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जी भारत आए, गुरु बनाया, गुरु ने कहा 1 वर्ष यहाँ घूमो, यहाँ का कल्चर समझो। गांधी जी ने माना भी इस समय। लेकिन बिहार में क्या हो रहा था? बिहार में नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली लागू थी। 3 कठिया प्रणाली क्या है? तो यदि 20 बीघा खेती है तो 3 बीघा में नील की खेती आवश्यक है। नील की खेती में खर्चा अधिक लगता था और आसपास की जो खेती है वो बंजर हो जाती थी, पैर से कुचलने में बीमारियां होती थी। तो किसान परेशान थे। जो नील की खेती नहीं करेगा, अंग्रेजों का कहना था कि जो नील की खेती नहीं करेगा वह टैक्स देगा। तो वहाँ से राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखें, राजकुमार शुक्ल लखनऊ गए। इस समय लखनऊ में 1916 में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन। तो गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार आइए, वहाँ पर जाके चंपारण आकर के वहाँ पर आंदोलन करिए। तो गांधी जी रिक्वेस्ट मानते भी हैं इनकी और जाते हैं, आंदोलन सफल भी होता है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की, ये याद रखें, ठीक है। अब इस सत्याग्रह में सहयोगी कौन थे गांधी जी के? सहयोगी नाम देकर के पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन आंदोलन में शामिल नहीं था। तो आप लोग एक नज़र इसमें मार लें जो सहयोगी थे। सहयोगी थे इनके नरहरि पारिक, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ये गांधी जी के सहयोगी थे, ठीक है। कारण क्या था? मैंने बता दिया कि 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। आंदोलन शुरू कब हुआ? 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन शुरू किया। परिणाम क्या निकला? तो एक जांच समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे फ्रैंक स्लाई को। सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। तो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में नील की खेती दुखदाई मानी जाती है, नील की खेती बैन लगा दिया जाता है नील। तो गांधी जी का यह पहला आंदोलन था भारत में जो सफल भी रहा। अब गांधी जी की ख्याति और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गया, महात्मा की उपाधि किसने दी और किस समय दी गई? तो चंपारण आंदोलन के दौरान दी गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में 1 वर्ष बाद हुआ, ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो प्लेग बीमारी फैली थी उस समय, जिसकी वजह से मजदूर काम नहीं कर रहे थे, अपने अपने घर को वापस जा रहे थे। तो जो मिल मालिक थे उन्होंने क्या किया, मजदूरों से काम कराने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा बोनस का लालच दिया कि एक्स्ट्रा बोनस देंगे 50%। तो मजदूर भी मान गए, मजदूरों ने काम किया। मजदूरों ने काम तो किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उनको बोनस नहीं दिया गया, वेतन में कटौती करने लगे, जिसकी वजह से मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। मजदूरों ने आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन की शुरुआत की थी अनसुईया बेन ने। अनसुईया बेन ने ही गांधी जी को पत्र लिखा और वहाँ पर बुलाया। गांधी जी ने वहाँ जाते हैं, गांधी जी ने हड़ताल की और भूख हड़ताल की। गांधी जी ने 21 दिन तक भूख हड़ताल की। इसमें सहयोगी कौन थे इनके? तो शंकरलाल बैंकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका सहयोग किया था। परिणाम क्या निकला? एक पंचायत समिति का गठन हुआ। आनंद शंकर ध्रुव की अध्यक्षता में एक पंचायत समिति का गठन होता है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि 35% बोनस स्वीकार किया जाता है। तो इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, इस पॉइंट को भी याद रखिए। तो यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल होता है। और यह आपसे पूछा जाए गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए तो चंपारण है और भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। तो यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। अब गांधी जी को सब लोग जानने लगे थे, गांधी जी की ख्याति और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके बाद फिर इसी वर्ष होता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कहाँ? गुजरात में हुआ। 1918 में ही यह भी होता है। यह क्यों हुआ? तो यहाँ पर अकाल संहिता थी, अंग्रेजों की ही थी ये अकाल संहिता। तो इसमें क्या था? 1/4 से कम पैदावार अगर होती है तो लगान माफ़ कर दिया जाएगा अकाल संहिता के हिसाब से। लेकिन 1918 में सरकार लगान माफ़ नहीं कर रही थी। तो
तो मोहनलाल और शंकरलाल ने गांधी जी को पत्र लिखा। गांधी जी वहाँ जाते हैं और इसमें सहयोग कौन किया था गांधी जी का? अनुसुईयाबेन, महादेव देसाई जो इनके सचिव थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जाते हैं। सब लोग जाकर के वहाँ की स्थिति समझते हैं और उसके बाद फिर आंदोलन करते हैं। तो यह आंदोलन भी सफल रहता है। परिणाम क्या निकलता है कि गरीब किसान लगान नहीं देंगे, इसका परिणाम निकलता है। जो सक्षम किसान है वह दे सकते हैं, लेकिन गरीब किसान लगान नहीं देंगे, इसका परिणाम निकलता है। तो खेड़ा आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहता है। तो ये थे गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से थे। सबसे पहले है असहयोग आंदोलन। इसके कारण क्या थे? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये सब कारण बनते हैं असहयोग आंदोलन के। हुआ क्या था? तो अप्रैल 1920 में शौकत अली ने धमकी दी थी कि खलीफा और जलियांवाले जो बाग हत्याकांड हुआ था इस मुद्दे पर न्याय करें, अन्यथा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलाएंगे ये लोग। फिर 28 जुलाई 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की गांधी जी ने। उद्देश्य क्या था इसका? तो जलियांवाले बाग पीड़ितों को न्याय दिलाना, स्वराज प्राप्ति और खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना। इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने 3 उपाधि त्याग दी थी। 3 उपाधि कौन कौन सी? बोअर पदक, केसरी हिंद, बोअर पदक जो इनको बोअर युद्ध के दौरान दिया गया था, केसरी हिंद जो भारत वापस आए थे 1915 में तब दिया गया था, और जुलू पदक। तीनों उपाधि गांधी जी ने त्याग दी। और असहयोग का जो प्रस्ताव है, सितंबर 1920 कोलकाता की विशेष अधिवेशन हुआ था। कोलकाता का विशेष अधिवेशन आपने पढ़ा होगा, सितंबर 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। उसी में प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन प्रस्ताव पारित या इसको पुष्टि कब मिलती है? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में ही होता है, जिसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचारी जी ने। तो उसमें पुष्टि मिलती है नागपुर अधिवेशन में। फिर आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, और इसी समय एक दुर्घटना होती है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक जी की। तो तिलक जी की मृत्यु के बाद फिर गांधी जी तिलक फंड की स्थापना करते हैं। इस आंदोलन के दौरान बहिष्कार किया गया किन किन वस्तुओं का? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, और वकालत, विदेशी वकालत का बहिष्कार, उपाधि, शिक्षा, सरकारी नौकरी का बहिष्कार हुआ, कानून का बहिष्कार हुआ। ये सब बहिष्कार किए गए इस समय। और ये जो बहिष्कार हुए, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, इसमें प्रभुदास गांधी लिखते हैं कि गांधी जी प्रत्येक सभा में विदेशी वस्त्र उतारने की अपील करते और वस्त्रों की होली जलाई जाती, और विदेशी कपड़ों का जो आयात था उस समय 200 करोड़ पाउंड से घट करके 57 करोड़ पाउंड रह गया था। विदेशी वस्तुएं गांधी जी ने खूब जलाई। तो इसका विरोध भी किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, इन्होंने इसका विरोध किया था, बहिष्कार का। असहयोग आंदोलन के दौरान कई बड़े नेताओं ने क्या किया था? वकालत छोड़ दी थी। कौन कौन थे वो? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, और सी राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। इन सब लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। इसी समय एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड, जो 4 फरवरी 1922 को हुई थी घटना। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह घटना होती है, जिसका नेतृत्व किया था भगवान अहीर ने। इस समय हुआ क्या था? तो बेकाबू भीड़ ने, भड़की हुई भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना की जब सूचना गांधी जी को मिलती है पत्र के द्वारा, इस समय गांधी जी गुजरात में थे। गांधी जी को जब सूचना मिलती है तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और इस समय गांधी जी हैं कहाँ पर? गुजरात में हैं। तो सारी चीज़ों को स्टोरी की तरह जब समझते चलेंगे कि 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब अचानक से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तो इसका विरोध भी हुआ। विरोध किसने किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने विरोध किया और कहा कि डिक्टेटर का फरमान कहा। इसको क्या बोले? डिक्टेटर का फरमान। वहीं पर मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि कन्याकुमारी में बैठे व्यक्ति के अपराध की सजा हिमालय के व्यक्ति को क्यों? ये मोतीलाल नेहरू ने कहा। रजनी पामदत्त ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा आंदोलन और अचानक से समाप्त कर दिया, गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो रजनी पामदत्त बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था इसे गांधी जी की महान भूल कहा था। तो ये कुछ विरोध हुए थे गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया।
और जब इस समय गांधी जी का विरोध होने लगा भारत में, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस विरोध का फायदा उठाया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई। सजा किस जज ने सुनाई थी, तो ब्लूमफील्ड नामक जज था, उसने 6 वर्ष की गांधी जी को सजा सुनाई। लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा कर दिए जाते हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते गांधी जी रिहा कर दिए जाते हैं 1924 में। और उसके बाद फिर गांधी जी 1924 में ही बेलगांव कर्नाटक, जो बेलगांव कर्नाटक में है, उस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो है 1924 का बेलगांव कर्नाटक वाला अधिवेशन, ये याद रखें, ठीक है। इसके बाद 1925 में गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की और 31 जनवरी 1930 को, 5 वर्ष बाद 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो किस तरह शुरू हुआ, तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की लॉर्ड इरविन के सामने। जब कोई उत्तर नहीं मिला सामने से, तो गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को इरविन को आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि हमने झुककर रोटी मांगी, आपने हमें पत्थर दिए, अब हमारे सामने आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। यह गांधी जी ने इरविन को चेतावनी दी। फिर 12 मार्च 1930 को साबरमती से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया 78 अनुयायियों के साथ। डेट याद रखें, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया और गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी सरकार एक अभिशाप है और राजद्रोह मेरा धर्म है। साबरमती के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस अभियान से की है। फिर गांधी जी 375 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं 5 अप्रैल 1930 को और दांडी पहुंचते हैं गांधी जी। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम नमक कर नहीं देंगे। नमक कर नहीं देने की गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली। जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी, उसमें कुछ मांग मैं आपको बता देती हूँ जो महत्वपूर्ण है, जैसे नमक कर समाप्त करना, भू राजस्व घटाकर आधा करना, उच्च सिविल सेवाओं का वेतन आधा करना और सेना एवं प्रशासनिक व्यय आधा, शराब पर प्रतिबंध, जेल में बंद भारतीयों को रिहा जैसी मांग शामिल थी। फिर गांधी जी ने जब प्रतिज्ञा ली कि हम नमक कर नहीं देंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 6 अप्रैल 1930 को। डेट याद रखें, दांडी मार्च पूछा जाए तो 12 मार्च होगा और जब सविनय अवज्ञा पूछा जाए तो 6 अप्रैल होगा। और सरकारी प्रतिक्रिया के रूप में 14 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के आरोप में पहली गिरफ्तारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की होती है और फिर 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। इसके बाद फिर 1942 में गांधी जी का क्या योगदान रहा भारत छोड़ो आंदोलन में, इसको देखते हैं। तो 1942 में गांधी जी ने कहा कि अब मैं अधीर हो चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा, जनता को प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष के लिए संबोधित करूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वर्धा आश्रम में 14 जुलाई 1942 में तैयार किया गया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्वीकृत कराया गया। गांधी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी सेवक सरकार से त्यागपत्र न दें, भारतीयों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाएं। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। तो पूछा जाता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, किस आंदोलन के दौरान, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता 8 अगस्त 1942 को रात्रि 11:59 पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, इनको आगा खां पैलेस में पुणे में रखा जाता है। तो पूछा जाता है कहाँ पर रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद, तो आगा खां पैलेस में रखा गया था इनको। इस प्रकार से गांधी जी का सहयोग रहा, योगदान रहा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद फिर भारत आज़ाद होता है और 1948 में एक बड़ी त्रासदी होती है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसी वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, तो उसे अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस तरीके से गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग गांधी जी के जो प्रमुख आश्रम हैं इनको देखते हैं।
फिनिक्स आश्रम जो डरबन में है, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1904 में की थी। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में की थी। तो ये तो हो गए ये साउथ अफ्रीका के। अब भारत में जिनके आश्रम हैं, तो सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में है। 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे, मैंने बताया, तब इसकी स्थापना होती है। लेकिन 2 वर्ष बाद इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है साबरमती में। तो साबरमती आश्रम के नाम से अहमदाबाद में ही 1917 में इसकी स्थापना होती है। अनासक्ति आश्रम कौसानी में है, 1929 में स्थापना हुई। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा में है, वर्धा में 1936 में इसकी स्थापना हुई। अब गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और समाचार पत्र हैं। प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? हिंद स्वराज गुजराती भाषा में थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, मेरे सपनों का भारत और सत्य ही भगवान है, ये इनकी पुस्तकें हैं। समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में, नवजीवन जो गुजराती भाषा में था 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से, और हरिजन 1933 में। और एक चीज़ याद रखें कि टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया गया था। तो ये रही गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गांधी जी के बारे में जानने बैठेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा गांधी जी को जानने में। तो हमें पढ़ना है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी पर्याप्त है। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।